स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का जो हम आज आर्टिकल डिस्कस करने लगे हैं, 4th चैप्टर में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम मौजूदगी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी मौजूदगी की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। क्यों यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये गैर मौजूद होती है, उनमें ये मौजूद नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये गैर मौजूद ऑर्गेनेली है। वजह ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और जितनी भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती। अगर हम इसकी साख्त की बात करें तो हम इसकी मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहां पर लिखते जाएंगे वही बातें जो हमें स्ट्रक्चर के अंदर नजर आएंगी। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बैरूनी मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। ये जो बैरूनी मेम्ब्रेन है इसके ऊपर आपको कहीं पर भी फोल्डिंग्स नहीं मिलती, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्मूथ होती है, बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद एक अंदरूनी मेम्ब्रेन आती है। अंदरूनी मेम्ब्रेन के ऊपर फोल्डिंग्स बनती हैं। अगर आप इसको देख लें तो ये ऐसे आकर फिर ये ऐसे फोल्डिंग बना देगी, फिर ये ऐसे जाकर ऐसे फोल्डिंग बना रही है। तो अंदरूनी मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है। हर एक फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं, यानी कि एक फोल्डिंग ये, एक ये, एक ये, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली फोल्डिंग, तो ये तमाम फोल्डिंग क्रिस्टी कहलाते हैं। तो अंदरूनी मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है, अंदर की तरफ उभार बनाती है। उन फोल्डिंग्स को, उन उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि ये अंदरूनी मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा है, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, माय मौजूद होता है। उस माय को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद होता है अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा ये जो क्रिस्टी बने थे, इन क्रिस्टी के ऊपर यहां पर मैंने आपको इंजाइम शो किए हुए हैं। तो क्रिस्टी के ऊपर इंजाइम मौजूद होते हैं। अब यही बातें हमने वहां पर साख्त में लिखनी है। तो साख्त में हम सबसे पहले लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। तो ये बात हमने लिख ली, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। अगली बात हम लिखते हैं कि जो बैरूनी मेम्ब्रेन है, ये बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, इसके ऊपर उभार नहीं होते, फोल्डिंग नहीं होती। लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, अंदरूनी मेम्ब्रेन के ऊपर फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं, उभार मौजूद होते हैं, अंदर की तरफ उभार बनाती है। इन उभारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अलावा क्रिस्टी के ऊपर इंजाइम मौजूद होते हैं। इन इंजाइम्स का हम आगे काम भी पढ़ेंगे कि इन क्रिस्टी के ऊपर इंजाइम मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक और बात कि ये जो क्रिस्टी होते हैं ये एक माय में या फ्लूइड पोर्शन में डूबे होते हैं, यानी कि जो अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर माय मौजूद है तो ये माय इन क्रिस्टी के इर्द गिर्द मौजूद होता है, या क्रिस्टी एक माय के अंदर डूबे हुए होते हैं। इस माय को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
माय हिस्सा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो आपने साख्त पढ़ी, जो आपने याद है कि बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार है, अंदरूनी मेम्ब्रेन के ऊपर उभार होते हैं, उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर इंजाइम मौजूद होते हैं, उन इंजाइम का काम आगे हम जाकर पढ़ेंगे। फिर हमने कहा कि क्रिस्टी माय में डूबे होते हैं, उस माय को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसके काम के बारे में पढ़ते हैं कि काम क्या है इसके। माइटोकॉन्ड्रिया के काम ये है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सेंटर है, या एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें मौजूद और वकू पजीर होती है। जो इंजाइम है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के इंजाइम है, तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। या एरोबिक रेस्पिरेशन आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, यानी कि अगर ग्लूकोज हमारे जिस्म में मौजूद है तो उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और इससे एनर्जी हासिल की जाएगी। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर एनर्जी हासिल करने को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये इस एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा करवाने में मदद करती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी पैदा करवाते हैं, इसलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। अब इसके अंदर कुछ मखसूस साख्तें पाई जाती हैं जो कि इस ऑर्गेनेली की और एक दो और ऑर्गेनेली की मखसूस खसूसियात हैं। वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद होता है, और दूसरी बात इसके पास अपना या अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हालांकि सेल की होनी चाहिए थी, लेकिन वाहिद माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है कि जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम मौजूद होते हैं। हालांकि ये सेल की ऑर्गेनेलीज या हिस्से हैं, लेकिन जो इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से मिलते जुलते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके राइबोसोम से छोटे होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं, उन राइबोसोम्स से ये राइबोसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के हैं मैच नहीं करते। प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स मैच करते हैं, उन जैसे होते हैं। तो हमने ये दो खसूसियात पढ़ी हैं कि इसका अपना डीएनए और इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, मगर इसके राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से मिलते जुलते हैं और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से छोटे होते हैं। ये थी जी माइटोकॉन्ड्रिया। मौजूदगी पढ़ी, साख्त पढ़ी, काम पढ़े, फिर मखसूस खसूसियात पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ